अभी हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where m1 m2 are the two masses and r is distance between the two masses। तो चलो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन सेज 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स, यूनिफॉर्म का मतलब सबका मास सेम है एंड सबका रेडियस भी सेम होगा। तो 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ईच ऑफ मास m and diameter d are kept in such a way that each sphere touches the other two. Find the magnitude of the gravitational force on any one sphere। तो क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसके बेसिस पे देखो एक डायग्राम मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया। वी हैव 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स, है ना, हमारे पास 3 यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो यहां मैंने 3 स्फीयर को ड्रॉ किया, तीनों का मास m है और तीनों का रेडियस r है। Let us call them as sphere A, sphere B and sphere C। They are placed in contact in such a way that each sphere touches the other two। अगर हमने इन 3 स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन किया तो हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा और उस ट्रायंगल का साइड कितना होगा, r प्लस r, दैट इज 2r, एंड 2r कितना होता है, डायमीटर, दैट इज कैपिटल D। तो यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। हर एक स्फीयर पे 2 ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐड करेंगे बिकॉज ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय अदर 2। तो स्फीयर A विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ B एंड C, स्फीयर B विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ A एंड C, एंड स्फीयर C विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ A एंड B। चलो हम लोग फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर B। बट जो फोर्स स्फीयर B पे ऐड करेगा उतना ही फोर्स A पे भी ऐड करेगा, उतना ही फोर्स C पे भी ऐड करेगा, का मतलब ईच स्फीयर विल एक्सपीरियंस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। तो वी आर फाइंडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर B, हम लोग सिर्फ स्फीयर B का फोर्स ऐड करेंगे। तो अगर मैंने इस ट्रायंगल को रीड्रॉ किया, देखो ये सेकंड फिगर, तो सेकंड फिगर में मैंने क्या किया है, सिर्फ सेंटर को ज्वाइन करके एक इक्विलैटरल एंगल ड्राइंग कर दिया। तो दिस इज स्फीयर A का मास, दिस इज स्फीयर B का मास एंड दिस इज स्फीयर C का मास, एंड दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड D। एंड अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 60 डिग्री। नाउ स्फीयर B इज एक्सपीरियंसिंग 2 फोर्सेस, तो एक फोर्स मैंने F1 डिफाइन किया, दूसरा फोर्स F2 डिफाइन किया। What is F1? F1 is force acting on sphere B due to sphere A। का मतलब ये स्फीयर A B को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका वैल्यू F1 है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F1 का फॉर्मूला होगा G m अपॉन d स्क्वायर, बिकॉज दोनों के मास कितने हैं, m। तो ये हो जाएगा G m स्क्वायर बाई d स्क्वायर, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 ऐसे ऐड करें बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Then we define F2. What is F2? It is a force acting on sphere B applied by sphere C। ठीक है, it's a force acting on sphere B, यहां पे sphere B होगा। ठीक है, so this is gravitational force acting on sphere B, sphere B due to sphere C। ठीक है, तो स्फीयर B पे जो C का फोर्स ऐड करेगा वो कौन सा होगा, F2 होगा। वापस F2 का फॉर्मूला क्या होगा, G, दोनों के मास कितने हैं, m और m है, और डिस्टेंस कितना है, d स्क्वायर। इसका मतलब F2 कितना हो गया, G m स्क्वायर बाय d स्क्वायर। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ F2, इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2। तो अगर हम लोग F1 F2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब स्फीयर बी पे 2 फोर्स ऐड करें, एक F1 है और दूसरा F2 है, बोथ आर इक्वल इन
magnitude, but their directions are different. And angle between these two forces is 60 degree. अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर दो फोर्सेस जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स होंगे, टू वेक्टर्स फॉर्मिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. तो फिर इन दोनों का वेक्टर एडिशन उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, एंड दैट वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर आर. तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स होंगे, तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा. और इस रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला होगा, इस रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between the two vectors. So this is to find magnitude of resultant in parallelogram law. देखो हमारे पास इस डायग्राम में भी सेम सिचुएशन है, बट F1 की जगह पे B है, F2 की जगह पे A है, इनके बीच का एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री, और रिजल्टेंट को मैंने यहां पे F ड्रॉ किया. तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर F है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, बट थीटा कितना है 60 डिग्री. तो हम लोग फाइंड करें इस F का मैग्नीट्यूड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. cos 60 is 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और F1 F2 इक्वल है, तो इसको भी मैंने F1 लिखा, इसको भी मैंने F1 स्क्वायर लिखा. तो दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, बिकॉज दोनों इक्वल है. F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इज रूट ऑफ 3F1 स्क्वायर, उसका रूट कितना होगा रूट 3F1, और फिर हमने F1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन स्फीयर इज रूट 3Gm स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2. इन एग्जाम्पल नंबर 2 पहले क्वेश्चन को पढ़ लो. 3 स्फीयर्स ईच इक्वल टू m, तीनों स्फीयर का मास कितना है m. ठीक, तो 3 masses each equal to m are placed at the 3 corners of a square whose each side is a. Calculate the force of attraction on unit mass. Unit mass का मतलब 1 kg at the 4th corner of a square. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे मास m को रखा गया है. तो यहां पर मैंने एक स्क्वायर ABCD ड्रॉ किया. इसके 3 कॉर्नर पे 3 मास रखे हैं, तीनों का मास कितना है m, एंड उस स्क्वायर के 4th कॉर्नर पे यूनिट मास रखा है. यूनिट मास का मतलब कितना 1 kg, और स्क्वायर का साइड लेंथ कितना दिया हमको a, तो साइड लेंथ इज a. तो इस 1 kg पे रिजल्टेंट फोर्स कितना ऐड करेगा ये हमको फाइंड करना है. तो चलो शुरू करते कैलकुलेशन. इन दिस डायग्राम 1 kg is surrounded by 3 different masses. इसका मतलब how many forces will act on 1 kg? Right, 3 forces. ये मास 1 kg को फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी मास 1 kg को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा. ये भी मास 1 kg को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा. तो this 1 kg will experience 3 forces which are called F1, F2 and F3. तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, F1, F2 और F3 के हमको इक्वेशंस फाइंड करने पड़ेंगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ. और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले F1 क्या है, तो F1 is a force acting on 1 kg due to mass m at E, and according to Newton's law of gravitation, F1 का फॉर्मूला G m1 m2 upon r square,
बट यहाँ पे m1 m2 आर m and 1 kg और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है a, दैट्स व्हाई इट इज a स्क्वायर। तो ये कितना होगा gm by a स्क्वायर। सिमिलरली F2 को फाइंड करो। F2 इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन 1 kg ड्यू टू दिस मास। ठीक है, तो F2 का भी फॉर्मूला इसकी वजह से वो सेम सिमिलर कैलकुलेशन है। तो F2 कितना होगा gm अपॉन a स्क्वायर। This implies F1 and F2 are equal in magnitude। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है। देखो दे आर डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, तो F1 F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी इसके बाद हमको फाइंड करना है F3। वी हैव टू फाइंड F3। तो व्हाट इज F3? F3 is the force acting on 1 kg due to the मास m at b। का मतलब ये जो मास है ये इसको F3 फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो F3 का फॉर्मूला क्या होगा g m इंटू 1 अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। अभी इस डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, डिस्टेंस db का स्क्वायर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम bd स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट बिकम्स 2a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा ना वो कितना होगा 2a स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया। तो वी हैव गॉट F1 F2 एंड F3 के वैल्यूज। अभी इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। इन तीनों का रिजल्टेंट तो हमको एक साथ मिलेगा नहीं, हमको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम F1 F2 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। बिकॉज यहां देखो F1 एंड F2 आर फॉर्मिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पे पैरेललोग्राम स्क्वायर शेप में होगा बिकॉज F1 F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये पूरा स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको मैंने कॉल किया F। तो व्हाट इज F? इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2। ये इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट F होगा जिसका मैग्नीट्यूड मैंने पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड किया। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इस F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90 डिग्री? 0। तो अगर cos 90 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बट F1 F2 भी इक्वल है। देखो तो अगर ये दोनों इक्वल है तो उसको लिखेंगे रूट ऑफ 2F1 स्क्वायर, है ना, दोनों इक्वल है। तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 2F1 स्क्वायर। इसका रूट आएगा रूट 2F1 और फिर मैंने F1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स F भी मिल गया। अभी हमको इस फोर्स का रिजल्टेंट F3 के साथ फाइंड करना है, तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। बट हम लोग यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट है F1 F2 का जो रिजल्टेंट F है और तीसरा फोर्स F3 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन उनका रिजल्टेंट सिंपल एडिशन होगा। यहां पे तुमको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई नहीं करना है। यहां पे पैरेललोग्राम लॉ क्यों नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, F डैश विद द रिजल्टेंट ऑफ F एंड F3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना इसको मैंने कॉल किया F डैश एंड F डैश होगा F प्लस F3। मैंने यहां पे इनको ऐड क्यों किया, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल एडिशन होगा। फिर मैंने F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और मैंने F3 का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, gm by a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा रूट 2 प्लस 1/2। So this is the formula for the resultant force acting on 1 kg। ये हो गया 1 kg का resultant force। नंबर 3, चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और ये टिपिकल क्वेश्चन है, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन ऑल द एंट्रेंस बुक। तो जितने भी नीट और जेडब्ल्यू के एमसीक्यूज बुक होते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A mass capital M is broken into two parts। कैपिटल M जो है उसको ब्रेक किया है दो पार्ट में, and these two parts are having masses M1 and M2।
तो हाउ आर m1 m2 रिलेटेड सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टीज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मास कैपिटल M है और इस M को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और दो पार्ट के मासेस होंगे M1 और M2। तो उन M1 M2 का रिलेशन क्या होगा फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू बी मैक्सिमम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 जो होगा वो एक डेरिवेटिव मेथड होगा। तो अगर आपने डेरिवेटिव स्टडी किया है तो यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। एंड दूसरा जो मेथड होगा वो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड मेथड नंबर 2। ठीक है, और आंसर स्टैंडर्ड है का मतलब इवन इफ यू रिमेंबर द आंसर you will be able to solve this question in the MCQ examination because इसका आंसर कुछ और नहीं होगा, इसका आंसर एक ही होगा, फिक्स्ड आंसर है इसका। तो चलो मेथड नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन मेथड नंबर 1 ये जो मास कैपिटल M हमको दिया गया है, इस कैपिटल M को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। तो जो पहला पार्ट M1 है उसका मास मैंने M ले लिया, स्मॉल m लिया। तो अगर कैपिटल M का एक पार्ट M है तो बचा कितना? तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अगर 5 kg में से मैंने 1 kg ले लिया तो 5 kg में से 1 kg ले लिया तो कितना बचा? 4 kg, दैट इज M माइनस m। तो अगर एक मास M है तो दूसरा कितना होगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m। फिर इन दो मासेस को एक सर्टेन डिस्टेंस r पे रख दिया। तो दिस इज मास M1 एंड दिस इज मास M2, they are kept at distance r apart. Let A be the gravitational force between them. तो हमको फाइंड करना है इन दोनों का रिलेशन so that this F is maximum. According to Newton's law of gravitation, ये जो फोर्स F होगा इनके बीच का, इस F का फॉर्मूला क्या होगा? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां मैंने M1 और M2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, डिवाइड बाय R स्क्वायर। फिर इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वी गेट कैपिटल M इनटू स्मॉल m माइनस ऑफ m स्क्वायर, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज G अपॉन R स्क्वायर आउटसाइड। नाउ डिफरेंशिएटिंग F विद रिस्पेक्ट टू m, इस F को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू m का मतलब वी टेक डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू m। तो डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू m क्या होगा? df अपॉन dm। G अपॉन R स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, वो तो मैंने बाहर लिया डेरिवेटिव के। और यहां पे जो कैपिटल M है वो भी कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू M बन गया 1, तो इसका डेरिवेटिव कैपिटल M। और m स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2m, तो इसका m है और इसका 2m है, तो ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ एज पर द कंडीशन F शुड बी मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर F टू बी मैक्सिमम उसका डेरिवेटिव हैज टू बी 0, इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। तो व्हेन F इज मैक्सिमम इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू M बिकम्स 0, का मतलब ये df अपॉन dm 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होना चाहिए तो फिर ये टर्म भी 0 होना चाहिए। तो G अपॉन R स्क्वायर को अगर मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो रिजल्ट तो 0 आएगा। इसका मतलब m माइनस 2m इक्वल्स टू 0, इसका मतलब m इक्वल्स टू 2m, देयरफॉर स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M बाय 2। तो अगर ये m बाय 2 होगा तो इसमें से अगर एक पार्ट m बाय 2 होगा तो दूसरा मास भी कितना होगा? m बाय 2 ही होगा। तो कंक्लूजन क्या होगा? अगर ये दो मास इक्वल होंगे, अगर ये दो पार्ट इक्वल होंगे तभी ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फॉर F टू बी मैक्सिमम M1 M2 का रिलेशन क्या होगा? दे मस्ट बी इक्वल। तो F तभी मैक्सिमम होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, एंड जब ये दोनों इक्वल होंगे उनके वैल्यूज कितने होंगे? हाफ ऑफ द ओरिजिनल मास। ये हो गया मेथड नंबर 1 यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डेरिवेटिव। सेकंड मेथड थोड़ा सिंपल है एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड मेथड नंबर 2। चलो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो मास M है ये 6 kg है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट अस एज्यूम दैट मास M इज 6 kg।
अभी इस 6 केजी को मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 6 केजी के 2 पार्ट क्या होंगे? लेट अस टेक इंटीग्रल पार्ट ओनली, ऐसे तो वी कैन हैव इनफाइनाइट पार्ट्स। तो 6 केजी के अगर मुझे इंटीग्रल 2 पार्ट करने हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन होगा 1 केजी एंड 5 केजी। मैंने इसको 1 और 5 में डिवाइड कर दिया। या तो दूसरा क्या होगा 2 केजी एंड 4 केजी। तीसरा मेथड क्या होगा 3 केजी एंड 3 केजी। तो ये हो गए 6 केजी के डिविजन्स। Now we know that gravitational force between two masses is directly proportional to their product, Newton's law. तो इन दो मासेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये इनके m1 m2 का मतलब प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होगा। देखो पहले केस में प्रोडक्ट कितना है 5, सेकेंड केस में प्रोडक्ट कितना है 2 into 4 8, यहां पे कितना है प्रोडक्ट 3 to 3 9। So in which combination product m1 m2 is maximum? Yes, in the third case, because यहाँ पे product कितना है 9। तो when product is maximum, force is maximum. इसका मतलब among this combination, you will get maximum force in the 3 case where the masses are equal and exactly half of the original mass. तो कंक्लूजन इज सेम कि व्हेन 2 मासेस आर इक्वल, जब आप कैपिटल एम को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जब ये 2 पार्ट इक्वल होंगे तभी उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। तो व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 फोर्स इज मैक्सिमम, एंड जब दोनों इक्वल होंगे तो उनके वैल्यू कितने होंगे m/2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। This is NCERT example 8.2 on page number 187। इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम लोग पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पार्ट बी की तरफ आएंगे। The question says 3 equal masses m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। ठीक है, what is the force acting on the mass 2m which is placed at the centroid G, and take AG, BG and CG equals to 1 meter। तो यहां पे क्या बोला गया है 3 equal masses m, they are placed at the 3 corners of equilateral triangle ABC। तो ट्रायंगल ABC क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 मासेस को रख दिया, एंड ये जो मास 2m है वो कहां रखा है उसके सेंट्रॉइड पे। व्हाट इज सेंट्रॉइड? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। तो G इज द सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड पे 2m मास रखा है, तो इस 2m मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट करेगा ये हमको फाइंड करना है। नाउ हियर वी ऑब्जर्व दैट दिस मास 2m इज सराउंडेड बाय 3 मासेस। इसका मतलब इस 2m पे कितने ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करेंगे 3। एक फोर्स F1 होगा जो ये m अप्लाई करेगा, दूसरा फोर्स F2 होगा जो ये मास इसको अप्लाई करेगा, और तीसरा फोर्स F3 होगा जो ये मास इसको अप्लाई करेगा। इसका मतलब दिस 3 मासेस विल अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2m, और ये होंगे F1, F2 और F3 के डायरेक्शंस। नाउ दिस F1, F2 एंड F3 कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। तो F1 होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, तो फिर F1 का फॉर्मूला क्या होगा G 2m into m अपॉन डिस्टेंस AG², बट AG कितना है 1, तो AG² कितना होगा 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो गया 2gm²। ये होगा F1 का वैल्यू। सिमिलरली F2 इन दोनों के बीच का होगा, तो उसका भी वैल्यू देखो सेम ही आएगा। F3 इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 मासेस, इसका भी वैल्यू सेम आ गया। देखो इसका मतलब F1, F2 एंड F3
दे ऑल आर इक्वल, तीनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तीनों का इक्वल नहीं है, तो इन तीनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दे हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस. नाउ वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3. अगर हमको F1, F2, F3 का रिजल्टेंट फाइंड करना है. इस बार हम लोग पैरेललोग्राम लॉ नहीं अप्लाई कर रहे हैं. वी कुड फाइंड द रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ आल्सो, पर यहां पे हम लोग पैरेललोग्राम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे हम लोग रिजोल्यूशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट इज वेक्टर रिजोल्यूशन? वेक्टर को रिजोल्व करना का मतलब वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में डिवाइड करना का मतलब एक सिंगल वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. तो एक सिंगल वेक्टर है, इसके अंदर ने क्या किए, दो पार्ट कर दिए. एक पार्ट एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस पे होगा. तो सपोज हमारा फोर्स F है जिसने एंगल थीटा फॉर्म किया विद द एक्स एक्सिस, तो Fx होगा उसका x कंपोनेंट और Fy होगा उसका y कंपोनेंट. Fx का वैल्यू होगा F cos थीटा और Fy का वैल्यू होगा F sin थीटा. रिजोल्यूशन में बच्चों एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को याद रखो. कंपोनेंट याद रखने का एक ट्रिक है. वेक्टर ने जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया है वहां पे उसका cos थीटा कंपोनेंट होगा एंड दूसरे एक्सिस पे उसका sin थीटा कंपोनेंट होगा. हमेशा जहां पे एंगल वहां पे cos थीटा कंपोनेंट. तो हमारा वेक्टर F इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां पे उसका कंपोनेंट F cos थीटा होगा और दूसरे एक्सिस पे F sin थीटा होगा. तो F cos थीटा एंड F sin थीटा इस वेक्टर F के दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. यहां पे हमको क्या करना है, इस टेक्निक से F2 को दो एक्सिस पे रिजोल्व करना है और F3 को भी इन दो एक्सिस पे रिजोल्व करना है. मतलब F2 को रिजोल्व करने के लिए ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा. F3 को रिजोल्व करने के लिए दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ये एंगल 30 डिग्री होगा बिकॉज ये 30 डिग्री है. देखो दिस इज एंगल बाइसेक्टर, यहां पे एंगल कितना होगा 60 डिग्री बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल एंगल. ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल कितना होगा 30. अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा बिकॉज दिस टू आर अल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल्स. तो फिर ये एंगल थीटा मान के ये होगा F2 cos 30 कंपोनेंट और ये होगा F2 sin 30 कंपोनेंट. ये होंगे इस F2 के रिजोल्यूशन, जहां पे एंगल वहां पे cos. तो दिस इज F2 cos 30 एंड दिस इज F2 sin 30. वैसे हम लोग F3 को भी रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, जहां पे एंगल वहां पे cos. तो इसका एक कंपोनेंट F3 cos 30 और दूसरा F3 sin 30. तो ये होंगे F2 के दो वेक्टर्स कंपोनेंट और ये होंगे F3 के दो कंपोनेंट. तो हमने क्या किया है, F2 और F3 को रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट में. नाउ हियर वी ऑब्जर्व दैट F2 cos 30 and F3 cos 30 are opposite direction and they are equal. तो अगर F2 F3 इक्वल है तो ये दो वैल्यूज भी इक्वल होंगे, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0, so they will cancel each other. And these two components are in the same directions. का मतलब they will add up, इन दोनों का एडिशन होगा. तो अगर ये दो फोर्सेस कैंसिल होंगे तो मास 2m पे देखो अभी कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक तो F1 एक्ट हो रहा है अपवर्ड एंड दूसरा ये दोनों डाउनवर्ड. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अभी अपने को इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, बट ये दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो नाउ वी से रिजल्टेंट फोर्स ऑन मास 2m विल बी इक्वल टू F1 माइनस ऑफ F2 sin 30 प्लस F3 sin 30. इन दोनों को मैंने ऐड किया बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट ये मैंने इन F1 से माइनस किया बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो दिस विल बी द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 2m. फिर मैंने F1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, F2 का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, sin 30 हाफ, दिस इज F3 का वैल्यू sin 30 हाफ. तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये कितना होगा gm स्क्वायर प्लस gm स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर. एंड कितना है 2gm स्क्वायर. तो फाइनल आंसर क्या होगा 0. इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास 2m इज 0.
का मतलब F1, F2 एंड F3 का रिजल्ट कितना होगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। तो लेट अस मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। B of the question says what is the force if the mass at vertex A is double। इसका मतलब पहले पार्ट में यहां पे कितना मास रखा था m, अभी कितना रखे 2m। तो अगर ये मास डबल होगा तो फिर इस 2m पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अगर ये मास डबल होगा तो फिर F1 का वैल्यू चेंज होगा। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस F1। F1 होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है ना। तो F1 का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन एज स्क्वायर, बट एज तो 1 है तो ये तो सेम ही रहेगा। तो ये कितना आएगा अभी 4m² आएगा। F2 एंड F3 में कुछ चेंज नहीं होगा, F2 एंड F3 के वैल्यू सेम होंगे जो पार्ट ए में थे। अभी सिर्फ ये मास डबल हुआ है, इसके लिए F1 का वैल्यू चेंज हो गया। प्रीवियस केस में F1 was 2gm², now F1 is 4gm² because mass at vertex A has been doubled। तो फिर F2 F3 सेम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला स्टेप इक्वली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप होगा ये अभी केस 2 में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो केस 1 का केस हो गया, ठीक है। वापस F को F3 को रिजॉल्व करेंगे, वापस क्या बोलेंगे ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे विल कैंसल ईच अदर। तो फिर ये फोर्स और ये फोर्स कैंसल ईच अदर, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस मास विल बी F1 माइनस F2 sin 30 प्लस F3 sin 30। बट इस केस में F1 कितना है 4gm², और इसका कितना था आंसर, ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे gm² प्लस gm² कितना 2gm², और ये कितना है 4gm²। तो 4gm² माइनस 2gm², तो फाइनल आंसर इज 2gm²। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस मास इज इक्वल टू 2gm²। उसका डायरेक्शन इज सेम एज F1 बिकॉज F1 इज बिगर देन दिस टू फोर्सेस। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये अलोंग GA डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी।